गुणगान करे, शीश झुकाऊं चरण पखारूं, पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन तब पता नहीं से क्या हो जाता है जब ये सासू माँ बन जाती है तब स्थितियां बदल जाती हैं। मुझे याद आ रहा है कि 2 बसें हरिद्वार की तरफ जा रही थी, अगली बस में सारी सास और पिछली उसमें सारी बस में बहू होंगी। वो सास वाली बस खाई में गिर गई और वो पीछे वाली बस में एक बहू ने रो रो का बुरा हाल मचा दिया, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। तो एक ने कहा, हो तू तो बहुत प्यार करती थी अपनी सास से। बोले नहीं वो वाली बात नहीं है, आज मेरी वाली तो आई नहीं इसीलिए तो हाँ वो स्थितियाँ ऐसी होती है। तो सास बहू का मामला अपना चलता रहता है। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी हरियाणवी सास को एयर शो में लेके आया। मैं खुद हरियाणा से हूँ, आप में से भी होंगे कुछ लोग हरियाणा से। कौन कौन है? अरे वाह, बहुत अच्छा। तो एयरफोर्स का एक पायलट अपनी हरियाणवी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये कहा, लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख लिया। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, जो हाल सास का, बहू उससे 4 कदम आगे। बहू कह रही थी कि तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। तो इसलिए हम तो देखो महिलाओं से पंगा नहीं लेते, क्योंकि अमरूद खरीदते टाइम तो पूछते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती है। इसलिए इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। एक महिला तो अपने पति को जबरदस्ती दशहरा दिखाने लगी, और जब रावण को फूंकने लगे तो बोली, ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। इसलिए अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के रावण को मारो। पति भी फूका बैठा था, बिल्कुल पावर मिनिस्ट्री का लग रहा था। उसने भी तुरंत जवाब दिया, भाई तुम भी तो अपने अंदर की केकई मंत्रा ताड़ का सुपड़ खा को मारो। क्यों मारे? अच्छा, हम पुरुषों की जिंदगी जो होती है वो रोडवेज की बस की तरह होती है। दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिपो में जमा हो जाता है। ऐसी है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप मोबाइल से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस मोबाइल के कारण। लेकिन अनिल जी बहुत सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, बहुत इंडस्ट्रियां खत्म हो गई इस मोबाइल के कारण। घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कैलेंडर खत्म, रेडियो खत्म, टॉर्च खत्म। किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी लुगाई के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। रिश्ते खत्म हो गए, बच्चे अकेले, हम अकेले, बिल्कुल बिल्कुल। ये फोटो मैं तो कई देशों की यात्रा की। मैं जब यूरोप गया, मैं बताता हूँ, तो वहाँ पर मैं कवि सम्मेलन 2 दिन होते हैं, शनिवार इतवार, बाकी दिन वहाँ 5 डे घूमते हैं। तो मैं घूमने निकल गया, तो एक म्यूजियम के बाहर पहुंचा मैं, तो वो अंग्रेजन खड़ी थी छोटे छोटे कपड़ों में। तो मैंने पूछा जी आप बोली गाइड है तो कितने पैसे? बोले 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मगा, इतने तो हमें ही नहीं मिलते। तुम्हें कहाँ से देंगे? मैंने कहा 500 रुपये लेने के बाद। बोली नो नो, उन्हें मना कर दिया। मैं मना करता हूँ, हम तो खुद ही देख दाख के। अच्छा, वापिस आके जब मैंने उसको बताया, मेरे साथ एक कवित्री भी गई थी, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया म्यूजियम था। बोली मुझे भी दिखा के लाओ। अगले दिन मैं उसे लेके पहुंच गया, और जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई। पहले उसको देखा कवित्री को, फिर मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाए। अच्छा, जो लगातार कवि सम्मेलनों में रहते हैं, एक हफ्ता बाहर रहते हैं, उनके साथ बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। वो एक कवि 1 हफ्ते बाद आया कवि सम्मेलन कर आके, वो पत्नी फूकी बैठी थी। बोली 1 हफ्ता हो गया तुम्हें गए हुए, तुम्हें घर की चिंता नहीं, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं। मैं इतनी बीमार थी, तुम्हारे पीछे से मुझे कुछ हो जाता तो? कवि बोला, फिर मैं कौन सा शमशान घाट की चाबी साथ ले गया था? सुधरते नहीं है मुझे। वो दूसरा कवि आया, उसके घर का भी यही हाल था। वो आया 1 हफ्ते बाद, प्रोग्राम कर आके साउथ इंडिया का दौरा लगा, लोगों के, पत्नी उसकी फूकी बैठी। तो बोली मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए। पति ने तुरंत जेब में से कैडबरी चॉकलेट निकाली, उसकी तरफ बढ़ाई। बोली अच्छा मुझे मना रहे हो? बोला नहीं, शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो गया। तो कवियों की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन जो हम हास्य की बात बहुत सी करते हैं, लेकिन जो असली कविता होती है ना, जो मैंने आप सबकी सुनी, तो मेरा मन एक कविता में आपको सुनाना चाहता है। तो मेरे मन की कविता
पत्थर पर मैंने कविता लिखी। वो कविता मैं आप सब शुद्ध श्रोताओं के बीच रखना चाहता हूँ कि मैं एक पत्थर हूँ। मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है और मेरा नाम लेने पर हर कोई थर-थर कांप जाता है। दंगा, फसाद, हड़ताल में मुझे विशेष इज्जत मिलती है और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग करोड़ों खर्च करके आते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं विश्व का 8वां आश्चर्य जिस पर दुनिया करती है नाज, मेरा ही मार्बल का रूप तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज। लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या मैं रह गया हूं सिर्फ मजनू का खून बहाने को। अरे मुझे इस्तेमाल करो सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को। सुना है जब किसी के अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उनमें से कुछ नेता तो कुछ मंत्री बन जाते हैं। मानव वैज्ञानिक बनकर मंगल तक भी होके आया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है। प्राचीन काल से ही लोगों को पत्थर का महत्व समझ में आता था, इसीलिए तो इतिहास शिलालेखों पर लिखा जाता था। हो सकता है कल कोई ऐसा जलजल आए कि सब नष्ट हो जाए, तब दुनिया में सिर्फ शिलालेख ही रहेंगे और मानव के इतिहास की कहानी कहेंगे। काश ये बात यदि आतंकवादियों की समझ में आती तो तालिबान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां यूं ना तोड़ी जाती। उन मूर्तियों को तोड़ने से वो समझते हैं कि इंसानियत सदा सदा के लिए सो गई। अरे यहां तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई। अरे यहां तो भगवान के राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूं और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं मैं कितनी ही बार किसी शिल्पी के प्रेम के वशीभूत होकर उसकी छेनी हथौड़ी की मार सह जाता हूं और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूं। और कविता की सबसे मार्मिक पंक्ति आपको सौंपता हूं कि मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा पल भर में चूर कर सकता हूं और कभी ग्रेनाइट की पालिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूं। जिस प्रकार घर बनाने वाले खुद बेघर होते हैं, लेकिन उन घरों के नीचे उनका खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नींव का पत्थर खुद नजर नहीं आता, लेकिन पूरा भवन उसी नींव के पत्थर पर खड़ा है। चाहे कितनी ही ढलान हो, मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूं और अपनी छाती पर टनों वजन हंसते हंसते सह जाता हूं। इतना करने पर भी मानव न जाने किस हवा में बहता है और मेरा कलेजा तो तब फटता है जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है। जब कोई मुझे राह में फेंक दे तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है, लेकिन पत्थर होते हुए भी मेरा दिल इंसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे वहीं छोड़ बार बार ठोकर खाते हैं। अरे ऐसे इंसान जीवन में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अरे राह में मुझे यूं छोड़ जाने के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जरा सोचो, पत्थरों के बिना नल नील लंका जाने के लिए पुल कैसे बनाते और बिना पुल बने श्री राम लंका पर विजय की खुशी कैसे मनाते। इसी प्रकार जब कोई अनोखा काम करके दिखाता है तो वो मील का पत्थर कहलाता है और वो मील का पत्थर ही है जो भटके हुए लोगों को राह दिखाता है। और कविता की अंतिम पंक्तियां, जिनके लिए पूरी कविता मैंने लिखी, कि जब कोई सड़क बनाने वाला मुझ पर हथौड़ा बजाता है, चोट करता है, मैं तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। अरे खुद टूट जाता हूं, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता। लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा जब कश्मीर ने
भारत के खिलाफ लगाए नारे और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे, उस वक्त मैं अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा। बहुत मजा आया, आपने बहुत अच्छा हमें उत्साहित किया।